चलिए, लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने, अल्कनिटी कर ली थी। सो अल्कनिटी किसकी वजह से होती है? अल्कनिटी किसकी वजह से होती है? क्या करते हैं उसका? न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हमें कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था भी जो अल्कनिटी है वो क्या करती है, भी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है जो न्यूट्रलाइज करेंगे किसको? एसिड्स को। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कौन से होंगे? ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस किसके होंगे? ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस किसके होंगे? जो न्यूट्रलाइज कर रही है H पॉजिटिव को, ये कौन कौन से आयंस होंगे? OH नेगेटिव और तीन तो मेजर बताए थे, बाकी तो बात ही नहीं की। अरे H पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करना है, कौन से करेंगे? नेगेटिव चार्ज आयंस करेंगे। इसका मतलब अल्कनिटी किसकी वजह से होती है? नेगेटिव चार्ज आयंस की वजह से। अब नेगेटिव चार्ज मेजर कौन कौन से हैं? वो कास्टिक अल्कनिटी और कार्बोनेट अल्कनिटी और बाइकार्बोनेट अल्कनिटी, ये सारा डिस्कस कर लिया था इसमें, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या बताया था आपको अल्कनिटी में? और क्या डिस्कस किया था इसमें? आपको मैंने बेसिक पढ़ाया था जिसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पढ़े थे हमने, भी क्या होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट पढ़ा था, और नंबर ऑफ मोल्स पढ़े थे। ये सारा आपको डिस्कस कर लिया था मैंने, है ना। साथ में हमने मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट, ये सारा डिस्कस कर लिया था, क्योंकि +1 +2 का थोड़ा बेसिक याद नहीं था आपको, सारा डिस्कस करा दिया था, ठीक है। और एक और चीज़ बताई थी आपको भी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट से, और जो प्रोडक्ट आता है वो भी किससे आता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये सारी कहानी बता दी थी आपको, है ना। तो नेक्स्ट इसके बाद एक सवाल करा दिया था आपको, ये सारी कहानी होगी थी। चलो उसके बाद करते हैं स्टार्ट। अब अल्कनिटी को फाइंड आउट करने का एक आपने थ्योरेटिकल तरीका तो कर लिया, ठीक है। एक प्रैक्टिकल तरीका करते हैं। प्रैक्टिकल तरीका आपने 2 बार पढ़ा होगा। 2 बार कब? एक बार स्कूलिंग टाइम में टाइट्रेशन की होगी, की है टाइट्रेशन। ऊपर ब्यूरेट लगाते हैं, नीचे सैंपल। एक तो बीटेक में करी होगी फर्स्ट ईयर में, एक अपने +1 +2 में कभी की होगी तो की होगी, नहीं की हो तो, और नहीं की तो समझ भी नहीं आएगा। तो ट्राई करता हूँ जितना समझ आता है, ठीक है। नहीं की हुई तो फिर नहीं आएगा समझ में। चलो देखो, अल्कनिटी बाय टाइट्रेशन, बहुत हो रही है। अल्कनिटी बाय टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन करनी है। अब टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक ब्यूरेट होती है, दिस इज ब्यूरेट, यहाँ सैंपल, दिस इज वाटर सैंपल, प्लस अल्कनिटी। अल्कनिटी में CO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, और कौन सी होती है? दिस इज OH नेगेटिव, ये अल्कनिटी। यहाँ पे इस ब्यूरेट पे अपने को मार्किंग की होती है, दिस इज द मार्किंग, ये मार्किंग की होती है, ठीक है। ये ब्यूरेट का जो लेवल होता है, ये कितना होता है? दिस इज 100 ml, ठीक है। और जैसे ही जितना सैंपल इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लग जाता है, वो सैंपल कितना हो जाता है? 100 माइनस में P। जितना भी मतलब PML लगा तो 100 माइनस P हो जाएगा। एंड इसके अंदर हम क्या और डालते हैं? इंडिकेटर डालते हैं, इंडिकेटर इंडिकेटर, ये सारी कहानी रहती है। सो एक वाटर सैंपल प्लस में अल्कनिटी लेके चलते हैं, जिसको अपन न्यूट्रलाइज करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे अल्कनिटी है तो इसमें क्या डालूंगा? ब्यूरेट में क्या डालूंगा मैं? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ भी डाल सकते हो जो एसिडिक फॉर्म में है। जैसे H पॉजिटिव आयंस है, जैसे H पॉजिटिव में HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है H2SO4 डालना है, बट जनरली हम H2SO4 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये टाइट्रेंट, इसको बोलते हैं टाइट्रेंट। ये टाइट्रेशन कर रहे हैं ना इससे, इसको बोलते हैं टाइट्रेंट। सो टाइट्रेंट, ये टाइट्रेंट होगा मेरा 0.02 नॉर्मेलिटी H2SO4। क्या मतलब है 0.02 नॉर्मेलिटी का? कल नॉर्मेलिटी बताई थी ना लास्ट लेक्चर में। नॉर्मेलिटी क्या होता है? 0.02 नॉर्मेलिटी का H2SO4 क्या होता है?
क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? सही है, सही है। हो गया? क्या होता है नॉर्मेलिटी? क्या होता है? कल नॉर्मेलिटी कल बताई तो है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय 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 लीटर पर लीटर, पर लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर बताया था आपको। इसका मतलब 0.02 नॉर्मेलिटी, इसका क्या मतलब होगा? 0.02 नॉर्मेलिटी है, इसका क्या मतलब होगा? अरे ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर में ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालूं तो यहाँ पे इंडिकेटर डलेगा, ईबीडी डलता है, एरिक्रोम ब्लैक टी, ये आपको बता दूंगा लास्ट में। तो एक जनरल आइडिया दे दिया भाई टाइट्रेशन करते कैसे हैं। इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे वाटर सैंपल ले लिया आपने, अब वाटर सैंपल ले लिया, यहाँ पे इंडिकेटर डालेंगे, वो एक कलर दे देगा आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइट्रेशन करना शुरू करेंगे। जैसे ही टाइट्रेशन करनी शुरू की, ये पी जितना एमएल लग जाएगा उसको बोलते हैं फिनोफिथलिन अल्कनिटी। फिनोफिथलिन मतलब ये एक इंडिकेटर है जो फिनोफिथलिन डालने पे होगा, ईबीटी तो हार्डनेस पे होगा सच। फिनोफिथलिन इंडिकेटर यूज़ करेंगे। फिनोफिथलिन एक मिथाइल ऑरेंज, दो यूज़ करते हैं। सो जब फिनोफिथलिन यूज़ करेंगे, इसका ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है और फाइनल कलर इसका पिंक होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी वर्किंग रेंज है अपनी 8.6 से 10.3। तो जनरल आइडिया दे दिया मैंने आपको। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने से इसका पीएच क्या होगा? नेगेटिव आयंस है तो इसका पीएच क्या होगा? 7 से ऊपर होगा। मतलब हम मान के चलते हैं, assumption ले लेते हैं, अभी 10 होगा इसका, तो 10 से काम शुरू करते हैं। जैसे 10 पीएच है, अब ऊपर से क्या आ रहा है? एसिड आ रहा है, तो उसको पीएच को क्या करेगा, घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटाएगा, घटाएगा ना। अब 10 पीएच पे बात चल रही है, 10 से पीएच घटना शुरू होगा, 10 से पीएच घटता जाएगा, घटता जाएगा। 8 पॉइंट इसकी वर्किंग रेंज होती है 10.3 से 8.6। 8.6 तो 8.6 या 8.3 पे ये कलर चेंज कर देगा। ठीक है, कलर चेंज कर देगा, वो कलर हो जाएगा पिंक। तो अपना क्या हो जाएगा, अपने को पता लग जाएगा जो जितना भी एमएल आपका एसिड लगा उसको न्यूट्रलाइज करने में, मतलब 10 से लेके 8.3 तक जाने में, उसको बोलते हैं पी एमएल। पी मतलब जो कितना एमएल लग गया आपका। ठीक है, तो उसको बोल देंगे फिनोफिथलिन बोल सकते हैं उसको। अच्छा, अब एक चीज़ और बताता हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ ये 0.02 नॉर्मेलिटी है, H2SO4 सॉल्यूशन है, 0.02 नॉर्मेलिटी पर लीटर होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर होता है ना। अगर पर लीटर होता है, इसको अगर 1000 से भाग कर दूं तो मिलीलीटर में आ जाएगा। अच्छा, जितना एमएल यहाँ से पानी लगा आपका या वी लगा इसमें, जितना भी आपका एसिड लगा, ये वी हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको एज ए CaCO3 करूँ, अगर इसको मैं एज ए CaCO3 करूँ तो क्या होगा, इसको मुझे किससे गुना करना पड़ेगा? ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्विवेलेंट वेट से गुना करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट किसका? एज ए कैल्शियम कार्बोनेट। कल सारी बताई थी, सारी कैलकुलेशन किसकी करते हैं? एज ए कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं। इसको गुना करो 50 से, और मुझे निकालनी है mg पर लीटर में, तो 10⁻³ से। इसको सोल्व करना कितना आ रहा है? सोल्व करो। क्या आ रही है? 1 आ रही है ना। सो यहाँ से क्या आ गया? 1 mg पर लीटर। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता लगी भाई, मैंने कितना वॉल्यूम पानी डाला था, एसिड डाला था, कितना एमएल डाला था? 1 मतलब V आ रहा होगा। अरे V आ रहा होगा यार, सोल्व करके तो A आ रहा है, V आ रहा होगा, इसको V बोल दिया। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैंने V ml एसिड यूज़ किया तो अल्कनिटी कितनी आएगी? अल्कनिटी कितनी आ जाएगी? अरे V ml H2SO4 यूज़ किया तो V mg पर लीटर ही आ गया। इसका मतलब अगर 0.02 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन यूज़ किया तो अगर V ml यूज़ होगा तो अल्कनिटी भी क्या आएगी? V mg पर लीटर। ये सारी कहानी बताने जा रहा हूँ, इसी में बता दिया आपको, लिखवा नहीं रहा मैं, अलग से बता दिया आपको। भाई मैंने आपको ये कहा, मैंने कुछ देखो, मैंने सिर्फ सॉल्यूशन दिया था, यहाँ से सॉल्यूशन को मैंने ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर एज ए CaCO3, वही निकल के आ गई। तो इसका मतलब मेरा V ml जब एसिड यूज़ हुआ तो अल्कनिटी कितनी आ गई? V mg पर लीटर। अब सवाल में क्या करेगा, आपको बोलेगा भाई कंसंट्रेशन जो न्यूट्रलाइज करने वाली थी वो V ml लगी। अच्छा, अगर V ml लगी तो अल्कनिटी कितनी हो जाएगी? V mg पर लीटर। तो अल्कनिटी बता दी आपको इस तरीके से, V mg पर लीटर। बात समझ गए? तो ये सारी कहानी होती है।
उसके बाद अभी तो 8.3 हुआ है, उसके बाद फिर दूसरा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कौन सा, मिथाइल ऑरेंज। फिर मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे। मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे, इसका भी जो ये ओरिजिनली होता है अपना शायद येलो कलर का, और येलो से ऑरेंज रेड होता है। येलो मतलब कलरलेस से येलो ऑरेंज रेड। तो इसका भी एक वो, इसका जो अपना फाइनल पॉइंट है वो रहता है अपना 2.3 से 4.4, इसकी वर्किंग रेंज है इसकी। सो इस रेंज के अंदर आते ही ये कलर चेंज कर देगा, इस रेंज में आते ही कलर चेंज कर देगा। भी ऑरेंज रेड कलर हो गया, भी यहाँ से पता लग जाएगा कितनी एमएल और पानी लग गया यहाँ पे, मतलब कितना एमएल और एसिड लग गया आपका यहाँ पे। ये वाली कंसनट्रेशन किसकी आ जाएगी, वो एमएमएल आ जाएगी, वो आपको बताता हूँ अभी और डिटेल में करके। तो जनरल मैंने आपको क्या बताया, अब ये टाइट्रेशन करते कैसे हैं। टाइट्रेशन करेंगे भी, आपने स्टार्ट किया, इंडिकेटर डाला और यहाँ से टिप टिप करनी स्टार्ट कर दी, टिप 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 हर ड्रॉप पे। जैसे ही जिस ड्रॉप पे कलर चेंज हो जाएगा इसका, वो अपना आ जाएगा फिनोल्फिथीलिन अल्कनिटी, क्योंकि वो पी एमएल लगा तो पी से फिनोल्फिथीलिन की वजह से जो अल्कनिटी आई वो फिनोल्फिथीलिन होगी। उसके बाद फिर टिप टिप करते जाएंगे, उसी के बाद ही उसके बाद जितना भी एमएल लगा उसको बोल देंगे आप मिथाइल ऑरेंज अल्कनिटी। तो मिथाइल ऑरेंज मतलब, क्योंकि इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया आपने, मिथाइल ऑरेंज, तो दो यूज़ करके चलेंगे, अलग अलग आएगी, एक फिनोल्फिथीलिन अल्कनिटी, एक मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो एमएल, ये पी आप इसको एमएल भी बोल सकते हो, पी एमएल सॉल्यूशन लिक्विड लगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, पी और एमएमएल। तो भी कितना एमएल आपका एसिड लगा न्यूट्रलाइज करने में किसको, अल्कनिटी को, उसको बता दिया उसने। ठीक है, उसी से हमने क्या फाइंड आउट कर ली, हमने अल्कनिटी फाइंड आउट कर ली। तो ये सारी कहानी होती है इसके पीछे। ठीक है, तो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, नोट कर लो उसको जो नहीं किया। इसकी होती है रेंज 2.3 से 4.4, 2.8 से 4.4। क्या जी, तो इसने एसिडिक, किसने क्या करना है, ये है ही एसिडिक इंडिकेटर, वो बेसिक इंडिकेटर था। ये इंडिकेटर का काम बनाना थोड़ी है, काम तो ऊपर से हो रहा है ना। अभी एक और कहानी बताता हूँ। मैंने स्टार्ट किया 10 से पीएच से, इसका 10 पीएच था, 10 से पीएच आ गया अपना 8.3 आ गया। वहाँ से जितना एमएल लगा अपना, उसको बोल दिया अपन ने पीएमएल लगा, बात खत्म हो गई, पीएमएल लग गया। अच्छा, उसके बाद डाल दिया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर बताता हूँ आपको, वो कलर होता है उसका ओरिजिनल येलो कलर होता है, और बन जाता है वो ऑरेंज रेड में। तो येलो कलर हो गया उसका। अब जैसे ही येलो कलर हुआ, अब डालते उसका येलो कलर हो गया। अब वर्किंग रेंज कितनी है, 2.8 से, जैसे सिंपल पानी में डाल दो वो येलो कर देगा उसको। ठीक है, उसकी रेंज जो है 2.8 से 4.4 है। जैसे ही 4.4 आया उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब पीएच पहले कितना था, 8.3 से कहाँ गया, 4.4। जैसे ही 4.4 हुआ उसका कलर क्या हो गया, ऑरेंज रेड कलर हो गया। इसका मतलब आपको पता लगा भी आपको मिथाइल ऑरेंज अल्कनिटी आ गई। एसिडिक तो बना ही रहा है ना, वो तो पीएच की रेंज में काम कर रहा है, उसका काम तो 2.8 से 4। इंडिकेटर का कोई काम थोड़ी है, इंडिकेटर जिस कलर देता है और पीएच बताता है भी इतना पीएच हो गया इसका, वो कोई काम थोड़ी है इसका। तो दूसरी अल्कनिटी खत्म करने के लिए अब अल्टीमेट आपको बताऊंगा, आपको अल्कनिटी खत्म करनी थी CO3 नेगेटिव, HCO3 और OH नेगेटिव। इसके अंदर क्या होता है, दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जिसमें PML लगा आपका। अब PML के अंदर आपको क्या क्या होता है, एक OH नेगेटिव और हाफ कार्बोनेट, एक OH नेगेटिव और हाफ कार्बोनेट खत्म हो जाता है। उसके बाद होती है सेकंड स्टेज स्टार्ट। जैसे ही सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, उसके अंदर हाफ तो कार्बोनेट रह गया था, दूसरा एक फुल बाइकार्बोनेट, तो वो खत्म होती है उसके अंदर। तो उसके अंदर होती है MML जो लगा आपका, याद है आपको, जो MML लगा था, MML मतलब वो रीडिंग आ जाती है, मतलब वो क्वांटिटी होती है -n हो जाएगा वो। तो जितना ml लगा उसके अंदर आपकी हाफ कार्बोनेट खत्म हो जाएगी और फुल बाइकार्बोनेट खत्म हो जाएगी। तो जनरल केस में जो अपने को केस मिलता है प्रैक्टिकली, वो मिलता है जो OH नेगेटिव की अल्कनिटी बहुत कम होती है और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। ये कब होता है, जब P की वैल्यू लेस देन m/2 होती है। तो अभी आपको ये केसेस डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो केसेस काम के नहीं है, बट आपको बता दूंगा भी ये कहीं यूज़ हो रहे हैं तो ऐसे यूज़ करना है इसको। देखो इतना लिख लिया, चलो अभी आपको और फ्री कर देते हैं टेंशन। ले लो बनाओ। This is pH and this is concentration.
या वॉल्यूम लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम। सो यहाँ पे pH, यहाँ pH थी 8.3, ठीक है, और ये सेकंड स्टेज भी होगी, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज। यहाँ पे यहाँ pH है अपनी 4.5, ये 2 स्टेज में काम हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज। दिस इज pH, ये सारी कहानी है। चलो कौन है? हो गया, सारी कर ली। अब मैं रिएक्शन लिख देता हूँ इसमें। दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकंड स्टेज। यहाँ पे OH नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, दिस इज H2O, और यहाँ बनेगा कार्बोनेट, कार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव इक्वल टू में HCO3 नेगेटिव स्टार, ये हाफ कार्बोनेट के इक्वल है। सो HCO3 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, ये बन गया अपना एसिड तो बन ही गया था। इसके बाद नेक्स्ट HCO3 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, यहाँ पे रिएक्ट करेगा, दोनों H2CO3 बनाएंगे। दिस इज स्टार वाला है, ये सिंपल वाला, दिस इज H2CO3, दिस इज H2CO3। तो ये सारी कहानी है। ये रिएक्शन लिख लो, समझाता हूँ इनको। हो गया, चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं कहानी। अब स्टार्ट हुई फर्स्ट स्टेज से। मैंने क्या एजम्पशन ले ली, जो मेरा सैंपल था, जो सैंपल में जो अननोन पैरामीटर मतलब उसके अंदर अल्कनिटी, जब अल्कनिटी थी उसका pH था मेरा 10, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। अब जैसे ही 10 pH था, मैंने क्या किया, सैंपल ले लिया, अपन इंडिकेटर डाल दिया, कौन सा, फिनोफिथिलीन इंडिकेटर डाल दिया उसमें। जैसे फिनोफिथिलीन इंडिकेटर डाला, उसका ओरिजिनल कलर होता है मेरा कौन सा, कलरलेस, या कौन सा कलर बताया था उसका आपको, नहीं वो फाइनल कलर है। फिनोफिथिलीन का कलर है, ओरिजिनल होता है कलरलेस, वो कलरलेस होता है, या येलो या कलरलेस दोनों बोल सकते हैं। कई बार येलो शो कर देता है, वो कलरलेस ही बोलते हैं उसको। वो क्या करेगा, उसमें डाला अपने कलरलेस हो गया। अब जैसे ही वो क्या करेगा, वो अपनी वर्किंग रेंज में आएगा। उसकी वर्किंग रेंज है 8.6 से 10.3। वर्किंग रेंज में जैसे ही आएगा वो 10.3 में, तो वो अपना कलर क्या इसमें चेंज कर देगा, किस में चेंज कर देगा, पिंक कलर में। वो आपको बता देगा इतनी इसकी pH हो गई है, तो आपको पता लग जाएगा भी ये आपका जो क्या हो चुका है। क्या कर देंगे, मतलब आपका जो सैंपल है वो 10.3, ये यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, 10.3 ओरिजिनल है, 10.3 से 8.3। इसकी रेंज कितनी थी, 8.6 से 10.3 बोली है मैंने, 8.6 से 10.3। अब 8.6 जैसे ही होगी उसका कलर कैसा हो जाएगा, वो पिंक हो जाएगा। अब 8.6 पे पिंक हो गया। अब जैसे ही पिंक हुआ अपन टाइट्रेशन चलने देंगे, वो टाइट्रेशन करेंगे, 8.3 पे आएंगे, वो कलरलेस में चेंज हो जाएगी, दोबारा से पिंक हो जाएगी, कलरलेस में चेंज। अब जैसे ही कलरलेस में चेंज हुई, आपको पता लग जाएगा मेरी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगी।
अब फर्स्ट स्टेज का क्या मतलब है? फर्स्ट स्टेज में रिएक्शन होती है, जो जितने भी अपनी कास्टिक अल्कलिनिटी होती है वो कास्टिक अल्कलिनिटी वाटर में चेंज हो जाएगी, कास्टिक अल्कलिनिटी खत्म हो जाएगी। अल्टीमेटली अपने को खत्म करना है भाई कितना ml पानी लगा। दूसरा, जो कार्बोनेट आयंस हैं वो कार्बोनेट आयंस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। अब 2 मोल से हाइड्रोजन से मतलब हाफ हाइड्रोजन तो यहाँ पे 1 मोल से तो अभी कर देगा, 1 मोल से बाद में रिएक्ट करेगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता भी हाफ ऑफ कार्बोनेट रिएक्ट हो गया, तो ये सवाल गलत हो गया था। पहले हम ये पढ़ाया करते थे, तो हाफ ऑफ कार्बोनेट अल्टीमेटली तो होता तो यही है भाई, हाफ कार्बोनेट यहाँ पे होगा, हाफ कार्बोनेट यहाँ पे होगा पूरे कार्बोनेट में से। बट जनरली जब बोलने में आता है तो इसका मतलब ये होता है CO3 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव होता है ना, CO3 2 नेगेटिव, सॉरी CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, ये बना दिया अपना HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव दोबारा से, तो यहाँ से बनेगा H2CO3, ये होता है अल्टीमेटली, ये रिएक्शन होती है। तो हाफ रिएक्शन तो इसमें खत्म हो जाती है और हाफ रिएक्शन अगले में खत्म होती है। इसका मतलब हाफ कंसंट्रेशन तो अभी लग जाएगी, हाफ बाद में लगेगी। इसका मतलब जैसे ही आपका pH 8.3 हुआ तो क्या होगी, जैसे ही आपका pH 8.3 हुआ तो क्या हुआ, आपकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगी, जिसके अंदर आपका कास्टिक और हाफ कार्बोनेट जो कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइकार्बोनेट में, जिसको बोलते हैं HCO3 नेगेटिव, मतलब 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव से रिएक्ट कर गया वो। यहाँ तक ये सेकंड स्टेज खत्म होगी। अच्छा, उसके बाद हमने कहानी स्टार्ट करी मिथाइल ऑरेंज की। अब मिथाइल ऑरेंज आया मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या बताया था, येलो। मिथाइल ऑरेंज का कलर कौन सा था, येलो था। अब वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। उसकी वर्किंग रेंज क्या है 4.4 से 2.2 है, 4.4 से 2.2 है। अब मैंने क्या किया, जैसे ही वो उसका 4.4 आएगा वो कलर चेंज हो जाएगा उसका। कौन सा कलर हो जाएगा, ऑरेंज रेड कलर हो जाएगा। तो ऑरेंज रेड कलर हो जाएगा। उसके बाद उसका फाइनल कलर जैसे ही वो उसमें एसिड डालते जाएंगे वो कलरलेस हो जाएगा। वो किस स्टेज पे खत्म होगा, 4.5 pH पे, 4.5 pH पे। अब 4.5 pH पे जितना ml वो हो जाएगी, सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड स्टेज में क्या क्या कंप्लीट होगा, एक तो हाफ कार्बोनेट जो बच गया था, और दूसरा HCO3 जो इसके अंदर प्रेजेंट है, सेकंड स्टेज के अंदर प्रेजेंट है। तो सेकंड स्टेज में HCO3 मेन जो बाइकार्बोनेट होता है वो प्रेजेंट होता है। इसमें एक असम्पशन लेके चलते हैं भाई, जो OH नेगेटिव है और HCO3 नेगेटिव कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। ये असम्पशन लेके चलते हैं भी, जो जहाँ पे कास्टिक होगी वहाँ पे बाइकार्बोनेट नहीं होगा। तो सेकंड स्टेज के अंदर बाइकार्बोनेट रहता है, कास्टिक नहीं रहती। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर तो ये दोनों आधे रिएक्टिव होंगे। सेकंड स्टेज में क्या होगा, HCO3 नेगेटिव जो CO3 से आया है और एक HCO3 नेगेटिव, ये कंप्लीट होगा। तो रिएक्शन कंप्लीट होती है, जैसे ही कंप्लीट होती है वहाँ से फिनोल्फिथीलिन वो अपने PM जो क्या बोलते हैं फिनोल्फिथीलिन और क्या बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज की वजह से जितना ml एसिड लगा उसको बोल देते हैं, तो mml लग गया है। तो ये सारी कहानी है, तो ये सारी कहानी है इसके पीछे। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोटल अल्कलिनिटी का प्रोसेस होता है ये 10 से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा, 4.5 पे खत्म हो जाएगा। ये सारी कहानी है, ठीक है। चलो अब इसके लिए कुछ लाइंस लिख लो, ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसमें आपको मेन चीज़ लिखवा दूँ सीधा, चलो हार्डनेस आ गया, इससे पहले pH। चलो स्टार्ट करें एजम्पशन से। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट एजम्पशन लिखो, इनिशियल pH ऑफ वाटर सैंपल, initial pH of water sample is greater than or equal to 10, is greater than or equal to 10. Next point, caustic and bicarbonate alkalinity caustic and bicarbonate alkalinity does not exist in water, does not
caustic and bicarbonate alkalinity does not exist in water at same pH condition. At same pH condition. At same pH condition. मतलब if one present other is absent. ठीक है, ये लिख दूँ ऐसे, if one present other is absent, ये लिख लो. नेक्स्ट पॉइंट, देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, conversion of carbonate into bicarbonate. Conversion of carbonate into bicarbonate is essentially completed at 8.3 pH, at pH of 8.3, but resultant bicarbonate still required acid for the complete, still required acid for its complete neutralization. For its complete neutralization. Thereby it can be stated that half of the carbonate alkalinity is neutralized at 8.3 pH. आप pH of 8.3 लिख लेना. हो गया. नेक्स्ट चौथा पॉइंट लिखो. ये जो बताया वही लिखवा रहा हूँ सारा. ठीक है, नेक्स्ट लिखो चौथा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कास्टिक अल्कलिनिटी. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कास्टिक alkalinity is also completed. Neutralization of caustic alkalinity is also completed at the pH of 8.3. At the pH of 8.3. At the pH of 8.3. ठीक है. Hence complete caustic and कौन सा बचा, half of carbonate alkalinity is neutralized. Alkalinity is neutralized at pH of 8.3. यहाँ तक की कहानी फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया. चलो वो भी लिखवा दो. फिनोल्फिथलीन रह गया था ना. चलो फिनोल्फिथलीन और लिख लो. हाँ लिखो. In this first stage, phenolphthalein indicator is used. Phenolphthalein indicators are used. Which is originally colorless. And pink
इन वर्किंग रेंज, ये भी लिख लो इसमें, वर्किंग रेंज भी लिखवा दूं, वर्किंग रेंज में लिख लो। इट इज एन बेसिक इंडिकेटर, इट इज एन बेसिक इंडिकेटर विच वर्क्स इन द रेंज ऑफ, वर्क्स इन द रेंज ऑफ, कितनी बता दी, 10.3 से 8.6, ये लिख लो। ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर दी, वो लिखवा दिया वैसे ही आपको, ठीक है, पर लिखवाने का कोई सेंस नहीं था, बट क्योंकि पहली बार कर रहे हो, आपने की नहीं होगी डिप्लोमा में, डिप्लोमा में की होगी, याद नहीं होगा। चलो अब समझाऊँ एक बार फर्स्ट स्टेज दोबारा से, ये समझ आ गई, सारी चीज़ समझ आ गई ना, पढ़ लिया साथ साथ। चलो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। 5 पॉइंट तो इसी के हो गए। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट लिख लिया तुमने, 6 पॉइंट लिखो, यहीं पे लिख लो। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बाइकार्बोनेट originally present and formed, neutralization of bicarbonate originally present and formed due to neutralization of carbonate ions, formed due to neutralization of carbonate ions, due to neutralization of carbonate ions। हो गया। At the pH of 8.3, at the pH of 8.3, so of 8.3, at the pH of 8.3, at the pH of 8.3 and completed, and is completed at the pH of, and is completed at the pH of 4.5, pH of 4.5। चलो 4.5 भी हो गया। नेक्स्ट है, ये सारी कहानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके बाद लिखो हेंस एट द pH of 4.5, लिख लिया। Hence at the pH of 4.5, at the pH of 4.5, complete caustic carbonate, complete caustic carbonate and bicarbonate, complete caustic carbonate and bicarbonate and bicarbonate alkalinity, complete caustic carbonate and bicarbonate alkalinity takes place and takes place for this, and for this mml is used, mml is used। pml का रह गया शायद ऊपर एक पॉइंट, कहाँ लिखवा दूँ, इसी में ही लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, यहाँ पे लिख लेना ये कौन सा pml यूज हुआ यहाँ तक। तो एट दी pH ऑफ 8.3 इज कम्प्लीट एट दी pH ऑफ 4.5, यहाँ पे लिख सकते हो एट दी pH ऑफ 8.6 mml यूज्ड, एसिड यूज कितना था mml, ये रह गया। तो यहाँ पे लिख लो एट pH ऑफ 8.6 वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज कितना था, एसिड यूज pml, ये रह गया था लाइन, ये लाइन एडजस्ट कर लेना इसमें। चलो नेक्स्ट चीज mml हो गया। चलो इन दी सेकंड स्टेज, अब इंडिकेटर क्या बताना है, मिथाइल ऑरेंज का। चलो ये 8वां पॉइंट लिखो, इन दी सेकंड स्टेज, इन दी सेकंड स्टेज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इज यूज्ड, मिथाइल ऑरेंज
इंडिकेटर इज यूज्ड, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इज यूज्ड विच इज ओरिजिनली येलो इन कलर, ओरिजिनली येलो इन कलर एंड येलो से ऑरेंज रेड एंड ऑरेंज रेड इन कौन सा होता है वर्किंग रेंज। वर्किंग रेंज क्या है वो बता देता हूँ। वर्किंग रेंज इज 2.8 से 4.3 ये रह जाएगी। हो गया। तो अल्टीमेटली ये बोल सकता हूँ अगर इसकी पीएच रेंज 4.2 या 4.3 है तो 4.2 कहाँ रहा होगा इस डायग्राम में, ये 4.5 दिखाया मैंने, सेकंड स्टेज है ना ये, तो यहाँ रहा होगा कहीं ना कहीं 4.2 से 4. यहाँ पे आगे कंप्लीट हुई होगी ये पूरी कंप्लीट, समझ रहे हो। यहाँ पे 8.2 है, यहाँ पे 8.5 थी पीएच रेंज, यहाँ पे आगे फर्स्ट स्टेज खत्म हुई है, इसकी सेकंड स्टेज यहाँ पे खत्म हुई है। यहाँ तक जितना एसिड लगा है, समझ गए ना बात, तो यहाँ तक जितना भी एसिड लगा ये इसके दिखा दिया, समझ गए। तो ये सारी कहानी होती है। तो इसके बाद रिएक्शंस दोबारा लिख देता हूँ। देखो क्या बताया मैंने सारा कुछ आगे देख लेते हैं। सबसे पहले पीएच कितनी माननी है, 10 मान ली या 10 या 10.2 मान लो, 10 से ऊपर ही माननी है। उसके बाद कहा मैंने कास्टिक और बाइकार्बोनेट इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेज के अंदर देख लिया आपने, कास्टिक और बाइकार्बोनेट तो है नहीं, कास्टिक और कार्बोनेट है, अब वही हाफ कार्बोनेट होगा। उसके बाद बताया कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट इनटू बाइकार्बोनेट इज एसेंशियली कंप्लीट एट द पीएच ऑफ 8.3। जैसे ही पीएच होगी 8.3, जो कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट में। बट रिजल्टेंट बाइकार्बोनेट, बट जो रिजल्टेंट बाइकार्बोनेट बना उसको और एसिड चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए, बट रिजल्टेंट बाइकार्बोनेट स्टिल रिक्वायर्ड एसिड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद देयर बाय इट कैन स्टेटेड दैट हाफ ऑफ द कार्बोनेट अल्कनिटी इज न्यूट्रलाइज्ड। इसका मतलब ये कह सकते हैं हाफ ऑफ अल्कनिटी क्या होगी इसकी, खत्म हो गई एट द पीएच ऑफ 8.3। उसके बाद बताया न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कास्टिक अल्कनिटी इज आल्सो कंप्लीटेड एट द पीएच ऑफ 8.3। वो कहता है जो कास्टिक अल्कनिटी है वो भी खत्म होगी 8.3 पीएच पे, हेंस कंप्लीट कास्टिक एंड हाफ कार्बोनेट अल्कनिटी इज न्यूट्रलाइज्ड एट द पीएच ऑफ 8.3। आपसे सवाल पूछेगा जब पीएच 8.3 हो जाएगा तो कौन कौन सी अल्कनिटी खत्म हो जाएगी, कौन कौन सी, एक तो CO3 हाफ ऑफ कार्बोनेट और कास्टिक अल्कनिटी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद कहता है इस स्टेज के अंदर कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे, इस स्टेज में यूज करोगे फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर। अब फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर यूज किया विच इज ओरिजिनली कैसा था वो, कलरलेस कलर में। जैसे ही वो पिंक कलर में आएगा वो वर्किंग रेंज पता लग जाएगा, वो इस रेंज के अंदर आ गया पीएच, ठीक है। वो कंप्लीट कब हो जाएगी, जैसे ही वो कलरलेस में चेंज होगा वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इट इज एन बेसिक इंडिकेटर विच वर्क्स इन द रेंज ऑफ 10.3 से 8.6। तो 10.3 से 8.6 इसकी वर्किंग रेंज है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCO3 ओरिजिनली प्रेजेंट एंड फॉर्म्ड ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयंस एट द पीएच। कहता जो बाइकार्बोनेट है, या अब सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं, एक तो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है ओरिजिनली और एक बाइकार्बोनेट है जो न्यूट्रलाइज होकर आया किससे, कार्बोनेट आयन से। अब ये बताया एट द पीएच ऑफ 8.3 इज कंप्लीट एट द पीएच ऑफ, अब कहता है ये जो बाइकार्बोनेट खत्म होंगे ये कब खत्म होंगे, 8.5 से लेके कहाँ तक, 4.3 तक। तो ये बता दिया आपको 4.5 तक, 4.5 तक ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उसके बाद बताया हेंस एट द पीएच ऑफ 4.5 कंप्लीट कास्टिक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट अल्कनिटी टेक्स प्लेस। कहता सारी की सारी अल्कनिटी खत्म हो जाएगी कब, जब पीएच कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। एंड उसमें जितना ml एसिड लग जाएगा उसको बोल देंगे mml लग गया। उसके बाद इन दी सेकंड स्टेज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करेंगे जो ओरिजिनली येलो कलर का है, ऑरेंज रेड जैसे वर्किंग रेंज में है, क्या है इसमें 2.8 से 4.3। तो ये सारी कहानी ठीक है। लिखवा दिया, काम नहीं था लिखवाने का, वैसे लिखवा दिया, मतलब वो इसलिए लिखवा दिया भाई फील भाई अल्कनिटी, अदरवाइज इतना बता के ख़त्म कर देते हैं, भाई कभी लिखवाता ही नहीं यार मैं। चलो इसमें स्टेजेस लिखते हैं भाई। इसमें एक्चुअल में तो एक ही स्टेज होती है जब P की वैल्यू m/2 से लेस हो, एक ही स्टेज होती है। प्रैक्टिकली भी यही मिलेगी, उसमें जो वैल्यूज आएंगी कास्टिक अल्कनिटी की बहुत कम वैल्यू आएगी, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की ज़्यादा आती है, तो ये होती है। अब कहता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं आता, उन सारे केसेस को एक बार देख लेते हैं भाई क्या हुआ होगा। भाई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली वही पूछ लेगा, तो आपको एक जनरल आइडिया लेके देख रहे हैं हम क्या रहता है इसके अंदर। चलो स्टेज ही लिखते हैं इसमें। अब कुछ इसी से सवाल भी बन सकता है, इसी से इसको यूज़ करते हैं।
चलो फर्स्ट स्टेज, अगर मैं बोलूँ इफ़ P इक्वल टू 0 M इज़ नॉट इक्वल टू 0, कौन सी एल्केनिटी प्रेजेंट होगी? अगर मैं बोलूँ P की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू 0 है, M की वैल्यू M इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा? P की वैल्यू 0 है, अब P की वैल्यू आई नहीं, मतलब 0 रही, मतलब M की कुछ ना कुछ वैल्यू आई है। इसका मतलब आपकी एल्केनिटी कौन कौन सी प्रेजेंट होगी इसके अंदर? इसके अंदर कौन कौन सी एल्केनिटी प्रेजेंट होगी? सिर्फ बाइकार्बोनेट एल्केनिटी मिलेगी। कौन कौन सी एब्सेंट होगी? एक कार्बोनेट और OH नेगेटिव। तो बोल दोगे यहाँ पे, सो ना तो मिलेगी CO3 नेगेटिव, ना मिलेगी OH नेगेटिव, एब्सेंट। मिलेगी कौन सी? HCO3 नेगेटिव। तो ये सवाल पूछ सकता है। पहला केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट आपको एक जनरल आइडिया दे दिया इसके बारे में। हो गया? चलो नेक्स्ट। अब सेकंड केस लो, P इक्वल टू M। इफ P इक्वल टू M, अब बताओ P इक्वल टू M, अगर P की वैल्यू M के इक्वल हो जाए, अल्टीमेटम मतलब जो आपकी जो प्रोसेस है वो P पे ही खत्म होगी, वही P है वही M है। इसका मतलब सेकंड स्टेज तो स्टार्ट ही नहीं हुई। सेकंड स्टेज में क्या क्या प्रेजेंट होता है? बाइकार्बोनेट और एक हाफ बाइकार्बोनेट। इसका मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सेकंड स्टेज तो हुई नहीं ना, बाइकार्बोनेट तो है ही नहीं। इसका मतलब कार्बोनेट भी नहीं रहा होगा, क्योंकि कार्बोनेट नहीं रहा होगा तो भी तो बाइकार्बोनेट नहीं रहे, तो इसमें क्या रहेगा? सिर्फ कास्टिक एल्केनिटी। ये सवाल बनता है। अब मुझे सिर्फ ये पढ़ाना था आपको, इससे आप बोर भी ना होते और समझ ना आता, पर भाई क्या हुआ फील ना आती। सिर्फ यही बताना था मुझे, बट वो लिखवा दिया सारा का सारा। चलो नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट बताओ, इफ P इक्वल टू M/2, ये एक बार पढ़ो, P इक्वल टू M/2। P इक्वल टू M/2, P इक्वल टू M/2। P इक्वल टू M/2, P की वैल्यू M/2 के इक्वल है। क्या हुआ? इसमें तीन केस बनते हैं। पहला केस OH नेगेटिव की एल्केनिटी HCO3 के इक्वल आ जाए, इसकी एल्केनिटी इसके इक्वल आ जाए, तब पॉसिबल है ये। कैसे? डायग्राम पे आओ, यहाँ देखो, डायग्राम पे आओ, देखना एक बार। मैंने कहा OH नेगेटिव और HCO3 है, मतलब कार्बोनेट नहीं है। ये स्टार वाला नहीं है, ये नहीं है, बचा कौन सा? एक ये बचा है भाई। इसका मतलब जब PMl लगा होगा तो OH नेगेटिव हुई होगी। अच्छा, P और दोबारा से P लगा होगा, OH नेगेटिव, जितना OH नेगेटिव को खत्म करने में लगा उतना ही उसको बाइकार्बोनेट में लगा होगा सेकंड स्टेज में। इसका मतलब P और P कितना हो गया? समझ आई आपको? मैंने कहा जैसे एसिड लगा था PMl, वॉल्यूम ऑफ एसिड P, टिप 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 करके, जितना एसिड P लगा OH नेगेटिव को खत्म करने के लिए, उतना ही एसिड बाइकार्बोनेट को लगा। PMl तो लग गया फर्स्ट स्टेज में, PMl लग गया सेकंड स्टेज में। P और P कितना हो गया? 2P, PP 2P। अब इसका मतलब PP 2P हो गया। इसका मतलब कंडीशन कितनी होगी? PP 2P, PP 2P, और 2P किसके इक्वल आ गया? M के इक्वल। तो ये सारी कहानी आ गई। तो टोटल M क्या है? M तो टोटल एसिड है ना, MMl तो टोटल एसिड है। तो M कितना हो गया? P फर्स्ट स्टेज में लग गया, P सेकंड में लग गया, P 2P, तो 2P इक्वल टू M क्या बन गया? P इक्वल टू M/2। ये फर्स्ट स्टेज हो गई आपकी, मतलब रहा होगा OH नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव। किसी को समझ नहीं आया दोबारा बता दूंगा। राहुल, कंफ्यूजन कहीं तो होगी, दोबारा बताऊं? देखो मैंने कहा यार आपकी CO3 नेगेटिव प्रेजेंट ही नहीं है, इज एब्सेंट। पहला केस, पहले केस के अंदर बता दिया। मैंने कहा यार आपने कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्या पता कार्बोनेट एल्केनिटी प्रेजेंट ही ना हो।
आपने उस सैंपल के अंदर थी सिर्फ कौन कौन सी, एक तो OH नेगेटिव थी और HCO नेगेटिव, वो दोनों की इक्वल, मतलब वो इक्वल हो गया बाई चांस। कैसे भाई, पहले आपने PML लिया, OH नेगेटिव की एल्कलिनिटी आ गई, मतलब OH नेगेटिव को ही खत्म किया होगा फर्स्ट स्टेज में। अगर कार्बोनेट है ही नहीं तो किसको खत्म करेगा, OH नेगेटिव को। उसको खत्म करने के लिए कितना ml लगा, PML लग गया, बात खत्म। मैंने फर्स्ट केस मान रखा है जितना कंसंट्रेशन OH नेगेटिव को लगेगा उतना ही बाइकार्बोनेट को लगेगा। अब सेकंड स्टेज में आ गए, सेकंड स्टेज में किसको खत्म करेगा, बाइकार्बोनेट को। जितना OH नेगेटिव को खत्म किया उतना ही उसमें लगा है, तो P और P कितना हो गया, 2P किसके इक्वल आ गया, M के इक्वल है। M क्या है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो 2P + P 2P इक्वल टू M। ये केस किसका बन गया, P = M/2 बन गया। ये फील करना है भैया, आ जाएगा आगे। अब तो वैभव पक्की बात है। सेकंड केस सेकंड केस में थोड़ी दिक्कत आएगी, चलो पहले थर्ड बताता हूँ फिर सेकंड बता दूंगा। अच्छा थर्ड केस लो, थर्ड लो, मान लो OH नेगेटिव इक्वल टू CO3 2 नेगेटिव इक्वल टू HCO3 नेगेटिव, तीनों इक्वल है, तीनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, तीनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। अब बताओ कैसे होगा, तीनों की कंसंट्रेशन लगी है, तीनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। देखो इधर ये कैसे केस समझना है, मान लो दो रिएक्शन हुई मेरी, इधर देखो मुकुल, अब छोड़ दो भाई, ये चीज़ समझ नहीं आएगी और ना कोई ज़िंदगी में समझाएगा, ठीक है। लास्ट बार समझा रहा हूँ। देखो मैंने कहा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन लगी फर्स्ट स्टेज के अंदर, H पॉजिटिव लगी, मैंने इसको X मान लिया। H पॉजिटिव तो सेम ही होगा, जितना H पॉजिटिव इसमें लगा उतना ही H पॉजिटिव यहाँ लगा, ठीक है। अगर यहाँ H पॉजिटिव लगा तो यहाँ भी X ही लगा होगा, क्योंकि हाफ ये करता है हाफ ये करता है। मैंने कहा था 2 मोल से करती है, 1 मोल से ये करेगी, 1 मोल से ये करेगी। अगर ये X है तो ये कितनी रही होगी, P - X, टोटल P लगी थी। अगर ये X है तो ये P - X लगी होगी। अच्छा यहाँ आ जाओ, मैंने कहा ये अगर X है तो ये कितनी लगी होगी, ये किसके इक्वल होगी, P - X के। ये भी किसके इक्वल होगी, दिस इज P - X। अब प्लस कर लो कितना आ जाएगा, प्लस कर लो कितना, 2P आ गया, 2P = M, टोटल कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई। तो ये सारी कहानी है, आगे समझ में। तो एक जनरल आइडिया समझने के लिए, तो ये केस हो सकता है थर्ड केस। तो इस केस के अंदर समझने के लिए बस जस्ट XX डालना है, डाल लो वहाँ पे भी, ऐसे रहा होगा ये, ठीक है। तो तीनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी यहाँ पे, ये XX थी, ये P - X, ये भी P - X, ये इक्वल मान रखी है मैंने, P - X है तो ये P - X, सबको प्लस किया, XX कट जाएंगे, बचेंगे क्या, P और P, 2P बचेगा। 2P किसके इक्वल आ गया, M के इक्वल आ गया। 2P = M इक्वल टू क्या आ जाएगा, P = M/2। तो ये सारी कहानी होती है, ये हो सकती है। चलो नेक्स्ट सेकंड केस, इसका सेकंड रह गया, इसमें यार सेकंड केस रह गया, चलो ये भी देख लेते हैं। इसमें लिखो ओनली CO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव है, ओनली CO3 2 नेगेटिव अल्कलिनिटी इज प्रेजेंट। अब ये केस बताओ कैसे होगा। ये 3 केस हो सकते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर। फर्स्ट स्टेज में OH नेगेटिव प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट कौन सी है, CO3 2 नेगेटिव। अगर CO3 2 नेगेटिव है तो CO3 2 नेगेटिव को खत्म करने के लिए कितना लगा होगा, PML लगा होगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर खाली CO3 2 नेगेटिव है, जो कंसंट्रेशन आएगी वो P के इक्वल आएगी, P के इक्वल आ गई। अच्छा जितनी कंसंट्रेशन फर्स्ट स्टेज में लगती है उतनी कंसंट्रेशन CO3 2 नेगेटिव में लगती है, P और P 2P = M। फिर वही केस आ गया। तो ये 3 केस बन सकते हैं, बिल्कुल नया है, पहले हमने कभी करवाया नहीं, तो नई चीज़ है, कर लो इसको। तो इसी में सवाल बनेगा। सुनील समझ आ गया ना, पक्की बात है। चौथा केस लिखो, चौथा केस, P > M/2, P > M/2। इसमें बताओ जब P की वैल्यू M/2 से ज़्यादा होगी, जब P की वैल्यू M/2 से ज़्यादा होगी,
P की वैल्यू ग्रेटर देन m/2, इस केस में अल्कलिनिटी कौन सी प्रेजेंट ज़्यादा होगी, OH नेगेटिव और कार्बोनेट अल्कलिनिटी, क्योंकि m/2 से भी ज़्यादा होगी ना, तो इसको इस केस में बोलते हैं अपन OH नेगेटिव और CO3 नेगेटिव इज प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट ये सवाल बनते हैं। फिर बाइकार्बोनेट लग जाएगा, कोई इशू थोड़ी है इसमें अपने को। प्रीडोमिनेंट ये हो जाएंगे ना, जितने CO3 नेगेटिव होगा, अब जितना कंसंट्रेशन इसमें लगा उतना ही सेकंड स्टेज में लग जाएगा। समझ रहे बात? इसका मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कम वैल्यू किसकी रही होगी, HCO3 नेगेटिव की। बात समझो, मैंने कहा P जो वैल्यू है m/2 से भी ज़्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन जो P की वैल्यू है ज़्यादा होगी। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसमें कास्टिक और कार्बोनेट ज़्यादा रहेंगे, जितने कार्बोनेट रहे होंगे सेकंड स्टेज में उतना कार्बोनेट रहा होगा। अब वो तो उसकी वैल्यू तो कम है, इसका मतलब HCO3 बहुत कम रही होगी, तो ये कहानी हो सकती है। तो HCO3 बहुत कम होगी इस केस के अंदर। तो प्रीडोमिनेंट कौन सा हो गया, OH नेगेटिव और CO3 नेगेटिव। ठीक है, लिख लो इसके आगे। नेक्स्ट केस, P इज लेस देन m/2, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल यही है, P की वैल्यू लेस देन m/2। P की वैल्यू लेस देन m/2, P इज लेस देन m/2। इस केस के अंदर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत कम रहती है, कंसंट्रेशन रहती है CO3 नेगेटिव की और HCO3, क्योंकि वो उतना ही वहाँ लग जाएगा ना वो। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी बचती है, CO3 नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव की प्रीडोमिनेंट। तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल पॉसिबल है। प्रैक्टिकली मतलब OH नेगेटिव की अल्कलिनिटी बहुत कम होती है, कास्टिक अल्कलिनिटी। तो ये सारे केस रहते हैं। चलिए लिख लो नोट डाल के। देखो अल्कलिनिटी में चला गया एक लेक्चर। प्रैक्टिकली इन रो वाटर सप्लाई practically in raw water supply 97 to 98% alkalinity is present due to CO3 नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव। 97 से 98 इतने परसेंट अल्कलिनिटी रहती है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, लिमिट रहेगी आपकी, अल्कलिनिटी खत्म हो जाएगी आपकी। हो गया इतना, अब लिमिट लिख लो। लिमिट वही एक्सेप्टेबल लिमिट एंड परमिजिबल लिमिट या कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 200 एंड दिस इज 600 mg/लीटर। चलो रोक दो इसको, एज ए CaCO3 है ये सारा। क्या हो गया, AL एक्सेप्टेबल लिमिट, PL परमिजिबल या कॉज फॉर रिजेक्शन। घर जाके पढ़ोगे तो याद आएगा। एज ए CaC, इतनी सारी लिमिट बता दी, अभी भी AL PL पूछ रहे हो।